वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सभी 10 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिसके कारण अब निर्विरोध सभी 10 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है, क्योंकि वोटिंग की नौबत नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के भी एक उम्मीदवार ने एक सीट पर जीत दर्ज की है, सुनील सिंह ने, जिसको लेकर भी आरजेडी के खेमे में ज्यादा खुशी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस उम्मीदवार के सिलेक्शन से आरजेडी नेताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था। तो क्या कुछ चल रहा है एमएलसी चुनाव के दौरान, क्या कुछ देखने को मिला, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सभी 10 उम्मीदवार जीत चुके हैं, निर्विरोध जीते हैं, तो क्या कुछ स्थिति रही है? देखिए, ये तो पहले से तय था कि बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन ने 10वें सीट के लिए उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था। तो 243 की विधानसभा में जो गणित निकलकर सामने आ रहा था, उसके मुताबिक सारे 10 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही थी, और वही हुआ। और अब तो सबको सर्टिफिकेट भी दे दिया गया, क्योंकि वोटिंग की नौबत आई नहीं, इसलिए चुनाव आयोग ने मान लिया कि अब सारे उम्मीदवार जो हैं वो निर्विरोध चुने जाने चाहिए, और ऐसा ही किया गया। सबकी निर्विरोध जीत जो है दर्ज हो गई, और लगभग सारे लोग सर्टिफिकेट लेने पहुंचे थे। सिर्फ पवन सिंह बीजेपी की तरफ से नहीं पहुंचे, हालांकि उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे और उनको सर्टिफिकेट मिल गया। तो बीजेपी ने बड़ा दांव खेला था, पवन सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाया था, संजय मयूख को बनाया था, शीला पंडित को बनाया था और अनिल ठाकुर को बनाया था। जबकि जेडीयू की तरफ से भारती मेहता और शिवरानी देवी 2 महिला उम्मीदवार थीं। इसके अलावा ललन प्रसाद नीतीश कुमार के उपचुनाव वाले सीट से उम्मीदवार थे, और नीतीश के ही बेटे निशांत भी उम्मीदवार थे। इन 8 की जीत तय। उसके बाद 9वें सीट पर जीत हुई लोजपा रामविलास के उम्मीदवार अशरफ अंसारी की, और 10वें सीट पर जीत हुई सुनील सिंह की। तो महागठबंधन के पास भी लगभग 35 वोट थे। तो इस हिसाब से एनडीए इस बात को समझ गई थी कि इस चुनाव में ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। 9 सीटें हम जीत रहे हैं, 1 सीट महागठबंधन के खेमे में जाएगा, और उसके लिए हमको बहुत फिर तोड़फोड़ करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे लोगों का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके 8-10 विधायक भी टूट जाते तो फिर भी जीत की संभावना थी, क्योंकि आरजेडी के अपने 24 विधायक थे। तो ऐसे में ये जो जीत हुई है, ये निश्चित तौर पर एनडीए को काफी मजबूत करेगी। 75 सदस्यों वाली एमएलसी विधान परिषद में अब एनडीए लगातार मजबूत होती जा रही है, और इसका इंपैक्ट आने वाले समय में मिलेगा, जब इसको जातीय समीकरण के तौर पर बिहार की राजनीति में पेश किया जाएगा। चाहे पवन सिंह की बात हो, जो राजपूत जाति से आते हैं, उसके बाद संजय मयूख जो कायस्थ जाति से आए हैं, 2 सवर्ण उम्मीदवार थे एनडीए की तरफ से, और दोनों बीजेपी के कोटे से गए। उसके अलावा ओबीसी और ईबीसी को खास तरजीह दी गई। चाहे शीला पंडित की बात की जाए, अनिल ठाकुर की बात की जाए जो नाई जाति से आते हैं, और उसके अलावा जेडीयू ने अपने कॉम्बिनेशन को बनाए रखा। ललन प्रसाद हो जो कि धानुक जाति से आते हैं, जो लव कुश समीकरण है उनका 10% वाला। उसके अलावा निशांत कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। फिर 2 महिला उम्मीदवार भारती मेहता और शिवरानी प्रजापति को उन्होंने बनाकर महिलाओं को यह मैसेज देने की कोशिश की कि जेडीयू भी जो है उसका मुख्य फोकस उसके कोर वोट बैंक पर ही है, जिसकी राजनीति नीतीश कुमार लंबे समय से करते आ रहे हैं। यानी वो जो उनका करीब 10% का वोट बैंक है, कोयरी और कुर्मी और धानुक का, वो उसको लगातार मेंटेन करके रखना चाहते हैं। सर, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर आज तक जीत दर्ज होने तक 2 नामों की सुर्खियां बहुत ज्यादा रही, एक निशांत कुमार की और एक पवन सिंह की। ऐसा क्यों? देखिए, निशांत कुमार इसलिए क्योंकि अब जेडीयू में नीतीश के बाद निशांत आ चुके हैं। हालांकि नीतीश अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सारे बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन पार्टी के भविष्य को देखते हुए जिस तरीके से निशांत की एंट्री कराई गई, उसके बाद सम्राट कैबिनेट में उनको स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो निशांत को एमएलसी बनाया जाना था, या फिर निशांत के लिए कहीं उपचुनाव में उनको एडजस्ट करने की बात कही जाती। लेकिन उपचुनाव में खतरा हो सकता था। कई बार हमने देखा है कि जो पार्टी चुनाव जीतती है, उपचुनाव में वो पार्टी हार जाती है। तो इसलिए जोखिम नहीं लिया गया और निशांत को एमएलसी बनाया गया, ताकि चुनाव की नौबत ही ना आए निशांत के लिए। अब बांकीपुर में उपचुनाव होना है, तो वहां पर बीजेपी की वो सीट है, नितिन नवीन की सीट है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन निशांत इसलिए काफी अहम थे क्योंकि अब वो निर्विरोध चुने गए हैं और सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू का पूरा भविष्य उनके हाथों में है। इसलिए नीतीश कुमार को जिस रास्ते पर आगे लेकर के जेडीयू गई थी, या नीतीश खुद ही चले थे उस रास्ते को चुनकर, आज नीतीश के बेटे निशांत को भी उसी रास्ते से उनके कद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा कैंडिडेट पवन सिंह, ये सबसे महत्वपूर्ण उम्मीदवार रहे बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि पवन सिंह को सबसे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया था पश्चिम बंगाल से।
लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह को वापस टिकट लेना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ टीएमसी ने माहौल बनाया, उनके कुछ गाने बड़े मुद्दे बने, और उसके बाद पवन सिंह के साथ ऐसा खेल हो गया कि कहा जा रहा था कि पवन सिंह को आरा से टिकट मिलेगा या बक्सर से टिकट मिल सकता है, काराकाट से मिलने की सबसे ज्यादा बात चली, लेकिन बीजेपी ने कहा कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में रहे जो उनके गठबंधन के साथी थे। इस लिहाज से पवन सिंह को निराशा मिली और वो निर्दलीय होकर मैदान में उतरे। उसका स्थिति यह हुआ कि पवन सिंह को 3 लाख के आसपास वोट मिले और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। वहां पर वामपंथी राजा राम सिंह चुनाव जीते और एनडीए गठबंधन को पूरे शाहबाद मगध के इलाके में जोरदार झटका लगा, क्योंकि वहां पर राजपूतों ने उनसे नाराजगी जताई और कई सीटों पर राजपूत वोटर बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इस लिहाज से बीजेपी को लगा कि पवन सिंह को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह भी जिस तरीके से बीजेपी के लिए एक्टिव नजर आए। फिर बिहार चुनाव आया तो कहा गया कि इनको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन विधानसभा का टिकट उनको नहीं दिया गया। पूरे चुनाव में उनका इस्तेमाल किया गया। उनके गाने, आपको याद होगा कि जो गाना उन्होंने गाया था जोड़ी मोदी और नीतीश की सुपरहिट वाला, उस गाने को पूरे बिहार में बजाया गया और उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। जो राजपूत वोटर थे वो बीजेपी के साथ जुड़े और मगध शाहबाद में जहां लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब था, वो विधानसभा में बहुत बेहतर हुआ। तो खबरें ये चलने लगी कि अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हो गई तो पवन सिंह को इनाम मिलेगा, तो फिर राज्यसभा में इनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में पवन सिंह के बदले बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह दी, क्योंकि गठबंधन की राजनीति का सवाल था। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए और शिवेश राम जो थे बीजेपी के, उनसे पहले उनको उम्मीदवार बनाया गया ताकि जो फर्स्ट वरीयता के वोट हैं वो उनको मिले। कोई भी ऐसे लोग ना हो जो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर ऐसा ना हो कि अगर उनको लास्ट में उम्मीदवार बनाया जाए तो इधर उधर वोट कर दे। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की जीत सुनिश्चित की गई। लेकिन कुशवाहा बनाम राजपूत की जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें राजपूत जाति को लगने लगा कि पवन सिंह के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और ये मैसेज बीजेपी आलाकमान तक पहुंचा और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि राजपूतों की नाराजगी बढ़ ना जाए आगे चलकर। इस लिहाज से पवन सिंह को एमएलसी बनाया गया और हमने देखा कि मोदी सरकार में इस बार वहां बिहार में जो एनडीए सरकार है 70-72 के आसपास सवर्ण विधायक जीत के आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 30 से ज्यादा विधायक राजपूत जाति से हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं बहुत सारे। तो ऐसे में पार्टी को लगा कि इस बार पवन सिंह को हम एमएलसी बनाकर भेज सकते हैं। लेकिन कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये पवन सिंह के साथ बीजेपी ने उनके कद को थोड़ा छोटा किया। अगर वो राज्यसभा जाते, लोकसभा जाते तो वो एक अलग ऑरा रहता। सर, ये तो बात रही एनडीए की, लेकिन आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के क्या हाल है? क्योंकि लालू परिवार में भयंकर बवाल देखने को मिला था सुनील सिंह के सिलेक्शन के बाद, तो क्या कुछ चल रहा है? इस्तीफा का दौर भी देखने को मिला था, तो अब क्या हालात हैं? देखिए, आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे सुनील सिंह, और सुनील सिंह जो तेजस्वी और लालू के खासम खास, लेकिन रोहिणी और तेज प्रताप को इनसे बहुत खतरनाक एलर्जी है। और वो हमने देखा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कैसे रोहिणी ने इनके बारे में क्या कुछ नहीं बोला, और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि परिवार में एक बार फिर से कलह सामने आई और लोगों में ये मैसेज चला गया कि इस वक्त जो है पार्टी और परिवार में फिर से फूट है। और शिवचंद्र राम तो कैमरे के सामने फूट फूट कर आए, उसके बाद वो लगातार वहां पर रोए। तो आप इससे ये समझिए कि आरजेडी में जो रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती है, तो इस पर सवाल उठाया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि तेजस्वी यादव के भरोसेमंद कौन है, उनको किस पर सबसे ज्यादा यकीन है कि पार्टी जो है उनकी वजह से एकजुट रहेगी, पार्टी के नेताओं में उनको लेकर बड़ा विरोध नहीं होगा। तो सुनील सिंह जो कई बार मुश्किल परिस्थितियों में तेजस्वी के साथ रहे, तेजस्वी ने उन पर ही भरोसा जताया और सुनील सिंह को उम्मीदवार बना दिया। अब रोहिणी और तेज प्रताप की नाराजगी का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एमएलसी चुनाव तो खत्म हो गए। अब रोहिणी को क्या मिलेगा, तेज प्रताप को क्या मिलेगा, क्योंकि खबरें चल रही थी कि तेज प्रताप को शायद जो है एमएलसी बना के एडजस्ट करा दिया जाएगा। लेकिन अब एमएलसी चुनाव तो अभी होना है नहीं बिहार में, और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव तो 29 और 30 में होना है। रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो सिंगापुर चली गई, लेकिन वहां से जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए वो बरस रही हैं, लग रहा है कि उनकी चाहत पूरी नहीं हुई। अब ये चाहत होगी कैसे पूरी? क्या सुनील सिंह का इस्तीफा कराया जाएगा, जिसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो आप इस समझिए कि इस पूरे खेल में एनडीए ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, 9-1 से जीत दर्ज की है, और ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। जब अगले साल या उसके 1 साल बाद फिर राज्यसभा चुनाव होंगे तो फिर वहां पर देखना यह पड़ेगा कि तेजस्वी यादव के लिए क्या कोई इसको बचता है, क्योंकि मान लीजिए आप 2 सीटों के लिए चुनाव होता है तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में अब बिहार की राजनीति में एनडीए का वर्चस्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नजरें एक घटना पर और टिकी रहेंगी,
कि दीपक प्रकाश का क्या होगा। उनको एमएलसी तो नहीं बनाया गया, लेकिन क्या बीजेपी उनके लिए कोई उपाय निकालेगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है उसके मुताबिक लग रहा है कि बीजेपी अब दीपक प्रकाश के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने वाली नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुशवाहा की राजनीति को उन्होंने साध लिया है। तो अब दीपक प्रकाश आगे चलकर उनका भविष्य क्या होता है, क्या वो बीजेपी में विलय करते हैं कुशवाहा अपनी पार्टी का, या फिर अलग राह अपनाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय हो गया कि 10 में से 9 सीटें जीतकर बिहार में एनडीए जो है इस वक्त सबसे मजबूत दल जो पहले से बनी हुई थी वो और ज्यादा मजबूत होकर सामने आई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में एमएलसी चुनाव की भागम भाग अब खत्म हो चुकी है। सभी उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। हालांकि सुनील सिंह को लेकर आरजेडी के खेमे में हलचल तेज हो गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।